हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम औरंगज़ेब के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि औरंगज़ेब के नाम से आप सभी वाकिफ़ हैं और मुग़ल शासकों में सबसे चर्चित शासक भी माना जाता है औरंगज़ेब। इसे आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगज़ेब किस तरह से शासक बनता है, इसके विषय में हमें जानना ज़रूरी है। औरंगज़ेब ने लगभग 50 वर्षों तक वो शासन किया। शाहजहाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगज़ेब शाहजहाँ का पुत्र था और शाहजहाँ की जो पीरी बेगम मुमताज़ बेगम थी, उनकी 14 संतानों में से एक संतान औरंगज़ेब था। और औरंगज़ेब था जिसका जन्म है वो 3 नवंबर 1658 को दोहद उज्जैन में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि जब औरंगज़ेब शासक बनता है, उससे पहले इनके भाइयों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, क्योंकि शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। दारा शिकोह सबसे बड़ा था, औरंगज़ेब था, मुराद था और शाह शुजा था। ये शाहजहाँ के 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियाँ थीं, जहाँ आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। जब शाहजहाँ बीमार पड़ा 1657 के अंदर, सितंबर 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ता है, तो उस समय जो शाहजहाँ का बड़ा पुत्र है वो पंजाब और जो दिल्ली है उसका सूबेदार था। लेकिन फिर भी वह हमेशा आगरा में रहता था और शाहजहाँ ने उसे युवराज घोषित कर दिया था और उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी दे दी थी। जबकि शुजा था वो शाहजहाँ का दूसरा पुत्र था और ये बंगाल का गवर्नर था। और जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगज़ेब है वो धार्मिक दृष्टि से थोड़ा सा अत्यंत जो कट्टर विचारों का था और वो उसके दक्षिण का गवर्नर है उसको बना रखा था शाहजहाँ ने। और जो मुराद था वो उसको गुजरात का गवर्नर है वो बना रखा था। तो इन चारों पुत्रों को अलग अलग उत्तरदायित्व सौंप रखा था। जैसे मैंने बताया कि दारा शिकोह पंजाब और दिल्ली का गवर्नर, जबकि औरंगज़ेब दक्षिण का गवर्नर, मुराद गुजरात का गवर्नर और जो बंगाल का गवर्नर है वो शाह शुजा था। अब देखिएगा, जब सितंबर 1657 में शाहजहाँ जब बीमार पड़ा, तो ऐसी स्थिति में शाहजहाँ ने अपने प्रशासन की सारी जिम्मेदारी है वो अपने सबसे बड़े लड़के दारा शिकोह को सौंप दी। और इसी समय है जब ये जानकारी अन्य पुत्रों को, उसके अन्य 3 पुत्रों को मिलती है, तो उनके मध्य है, इन चारों के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष हो जाता है। जब शाहजहाँ बीमार पड़ा तो उस समय शुजा ने, जब उसको पता चला, मतलब एक तरह से एक तरह से एक गलत अफवाह सी फैल गई थी कि उसका जो पिता है वो बहुत गंभीर बीमार है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो शुजा है वो बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र शासित घोषित कर देता है और मुराद है वो अपने आप को गुजरात में स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है। और उससे औरंगज़ेब दक्षिण में था और अपने रोगी पिता को देखने के लिए वो आगरा बनाने की योजना बनाता है। और इसी बीच औरंगज़ेब और मुराद के बीच में एक कॉन्टैक्ट हो जाता है, एक समझौता हो जाता है कि दोनों संयुक्त रूप से आगरा पर आक्रमण करेंगे और साम्राज्य और में जो लूट का माल मिलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। और उधर जो शुजा है वो भी फरवरी 1658 में वो बंगाल से वो बनारस पहुंच जाता है। जब बनारस पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में जब जो शाहजहाँ को है वो पता चलता है कि ऐसी जो सेनाएं अलग अलग जो उसके लड़के हैं वो साम्राज्य पर है वो अधिकार करने के लिए है वो प्रयासरत हैं। तो ऐसी स्थिति में शाहजहाँ है वो 2 सेना है वो गठित करता है। एक तो जो शाही सेना है वो एक प्रकार से जो शुजा को है वो पराजित करने के लिए भेजी जाती है। और इसके अंतर्गत क्या है कि इसके फलस्वरूप है एक जो पहला युद्ध है उत्तराधिकार का वो बहादुरगढ़ का युद्ध होता है। और बहादुरगढ़ का युद्ध 28 फरवरी 1658 को होता है। और यह युद्ध दारा शिकोह का जो पुत्र होता है सुलेमान शिकोह और आमेर के राजा मिर्ज़ा राजा जयसिंह के नेतृत्व में जो शाही सेना जो कि शाहजहाँ ने बनाई थी और शुजा के मध्य होता है। और इसमें क्या है कि जो शाही सेना है वो शुजा को पराजित कर देती है और शुजा बंगाल भाग जाता है। तो बहादुरगढ़ का युद्ध है वो
एक तरह से शाही सेना वो शुजा को पराजित करने में वो सफल रहती है। लेकिन इसके पश्चात है वो दूसरा जो उत्तराधिकार का संघर्ष है वो धर्मड़ का युद्ध होता है 25 अप्रैल 1658 को। और यह युद्ध है जो दो सेना नियुक्त की थी, जिसमें दूसरी सेना उसमें जो जसवंत सिंह है, जो मारवाड़ का जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना का गठन किया, और वो है औरंगजेब और मुराद की जो सिंह सेना है उसका मुकाबला करती है। और इन दोनों के मध्य है जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना और औरंगजेब और मुराद की सेनाओं के मध्य है वो धर्मड़ का युद्ध होता है 25 अप्रैल 1658 को उज्जैन के पास में ही है। और वहाँ क्या होता है कि जो औरंगजेब और मुराद की जो सिंह सेना है वो एक प्रकार से शाही सेना को पराजित कर देती है, अर्थात कासिम खां और जो जसवंत सिंह की सेना वो पराजित हो जाती है। तो इस प्रकार धर्मड़ के युद्ध के अंदर है वो औरंगजेब और मुराद की है वो विजय होती है। अब औरंगजेब और मुराद की जब विजय होती है तो उनका हौसला थोड़ा बढ़ जाता है दोनों का, और दोनों है फिर आगे बढ़ते सामूड की तरफ है। और वहाँ औरंगजेब और मुराद की जो सिंह सेना होती है और जो दारा शिकोह है, जो शाही सेना का नेतृत्व दारा शिकोह कर रहा था, उसके मध्य है वो 8 जून 1658 को है वो सामूगुड़ का युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर है वो जो औरंगजेब और मुराद की सिंह सेना है वो दारा शिकोह को पराजित कर देती है। और जब दारा शिकोह को पराजित कर दिया और एक तरह से जब दारा शिकोह को पराजित कर करके जो औरंगजेब है वो अपने पिता है जो सांझा है उसको क्या करता है आगरे के किले के अंदर वो कैद कर लेता है वो, और मुसम्मर बर्ज के अंदर उसको 1658 है उसमें कैद कर देता है। और जैसे आप आगे देखेंगे कि 1658 के अंदर जब औरंगजेब को जो सांझा को औरंगजेब ने कैद कर लिया तो अगले 8 वर्षों तक वो कैदी जीवन रहता है, उसका बाहर से सभी प्रकार के कॉन्टैक्ट है वो समाप्त कर देता है। और औरंगजेब जो सांझा है वो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी प्रिय बेगम मुमताज़ है उसके मकबरे को देखता रहे। तो वो मुसम्मर बुर्ज का जो फेस है वो उस तरफ भी था तो उसको देखता रहता था। और 8 वर्षों की बंदी अवस्था के पश्चात है 74 वर्ष की अवस्था के अंदर है 22 जनवरी 1666 को उसकी मृत्यु हो जाती है सांझा की। और जैसा कि आप जानते हैं कि सांझा की मृत्यु होने के पश्चात उसका जो जनाजा है वो साधारण नौकरों के द्वारा या हिजड़ों के द्वारा है वो जनाजा लेकर ताजमहल के निकट उसकी जो प्रिय बेगम मुमताज़ महल है उसकी कब्र के पास ही उसको दफना दिया जाता है। तो इस तरह से सांझा का सामगढ़ के युद्ध के अंदर उसको बंदी बना लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वह 8 वर्ष तक वो जीवित रहता है। और यहीं क्या है कि जो औरंगजेब है वो एक प्रकार से है वो जो आपको क्या कहना चाहिए मुराद है उसको भी आगरा के किले के अंदर है वो बंदी बना लेता है। और आगरा के किले में मुराद को बंदी बना लिया और जो आपका जो सांझा अपने पिता उसको भी बंदी बना लिया। तो इस तरह से और दारा शिकोह को पराजित कर देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि हड़बड़ी के अंदर ही है 31 जुलाई 1658 में औरंगजेब है वो दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करता है। जल्दीबाजी के अंदर है वो औरंगजेब का 2 राज्याभिषेक होते हैं। पहला राज्याभिषेक आप ध्यान रखें कि सामगढ़ के युद्ध के पश्चात 31 जुलाई 1658 को है वो प्रथम राज्याभिषेक है वो होता है। इसके पश्चात अब अभी जो औरंगजेब के पश्चात अपने भाइयों को ठिकाने लगाना था, जिसमें जो पहला जो शाह शुजा था तो वो आगे बढ़ता है और खजवा नामक स्थान पर है जनवरी 1600 जो आपका जून 1659 को है वो औरंगजेब और जो शाह शुजा है उसके मध्य है वो जजाऊ का जिसको खजवा का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध के अंदर औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित कर दिया और शाह शुजा की बात के अंदर है वो एक प्रकार से वो मृत्यु हो जाती है एक तरह से जजाऊ के युद्ध के अंदर है। तो सामगढ़ के युद्ध के पश्चात है वो जजाऊ का युद्ध होता है। तो जजाऊ के युद्ध के अंदर ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में स्थित है। और ये जो जजाऊ का युद्ध हुआ उसमें 1659 में जनवरी 1659 के अंदर ये होता है औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। और इसमें शुजा वो पराजित हो जाता है और वह आसाम की तरफ भाग जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एक तरह से शुजा है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो शुजा है एक तरह से उसकी प्रतिद्वंद्विता से अलग हो जाता है। इसके पश्चात जो है वो जो क्या कहना चाहिए इस युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह औरंगजेब के पक्ष में लड़ने के लिए है वो एक प्रकार से जजुआ आते हैं, किंतु युद्ध से पहले ही वह सेना लेकर के वहाँ से भाग जाते हैं। तो इसके पश्चात देवराई का युद्ध होता है जो 12 मार्च 1659 को देवराई का युद्ध होता है। देवराई है वो अजमेर के पास स्थित है।
और देवराय का युद्ध है वो मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में औरंगजेब की सेना और दारा के बीच के अंदर है। मार्च 1659 को लड़ा जाता है और इसमें दारा शिको है उसकी पराजय हो जाती है और दारा शिको की पराजय हो जाती है और यह उत्तराधिकार का एक तरह से अंतिम युद्ध था। और इसके बाद औरंगजेब द्वारा दारा का वध कर दिया जाता है और दारा को एक बलूच सरदार द्वारा है वो कैद करके औरंगजेब को सौंप दिया जाता है। तो एक प्रकार से क्या है कि जो देवराय का युद्ध है उस देवराय का युद्ध है उसके अंदर है वो औरंगजेब है वो दारा शिकोह को पराजित कर देता है। अब उसका कोई प्रतिनिधि नहीं था। तो ऐसी स्थिति में ये जो देवराय का युद्ध है जो 12 मार्च 1659 को हुआ ये उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध था। और इसके पश्चात अब बड़े धूमधाम से औरंगजेब है वो 15 मई 1659 को है वो दिल्ली के अंदर अपना राज्याभिषेक कराता है। तो इस तरह से एक तरह से निर्बाध रूप से दूसरा राज्याभिषेक है वो औरंगजेब का है वो 1659 को होता है। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि औरंगजेब है, औरंगजेब एक प्रकार से हमारे पास प्रश्न उठता है कि औरंगजेब है वो इस उत्तराधिकार के युद्ध के अंदर है वो किस तरह से सफल रहता है, उसकी सफलता के क्या कारण थे, ऐसी कौन सी विशेषता थी औरंगजेब के अंतर्गत है जिसके अंतर्गत वो अपने सभी भाइयों को है वो पराजित कर देता है। तो इसका जो प्रमुख कारण है दारा असफल रह जाता है और औरंगजेब है वो सफल रहता है। इसके पीछे कारण यह है कि औरंगजेब की सेना पूर्ण रूप से संगठित थी, व्यवस्थित थी और अनुशासित थी, जबकि इसके विपरीत दारा की सेना का संगठन और अनुशासन का अभाव था। जो दारा की सेना देखने में अवश्य अच्छी लगती थी किंतु उसकी अधिकांश सेना को युद्ध का अनुभव भी वो नहीं था। तो एक तो ये कारण था कि औरंगजेब की जो सेना है उसका अनुशासित होना, संगठित होना, व्यवस्थित होना। और दारा की तुलना में औरंगजेब का अनुभवी और कुशल सेनानायक था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि औरंगजेब है उसने अपने युवराज काल के अंदर ही काफ़ी अनुभव प्राप्त किया था। तो कुशल से, जबकि दारा अकुशल अनुभवीहीन सेनापति था, उसे युद्धों का पर्याप्त अनुभव नहीं था, जबकि इसको काफ़ी अनुभव था। क्योंकि जैसे मतलब क्या करना चाहिए, अपने युवराज काल के अंदर है जो सांझा के समय में बुंदेलखंड में जुझार सिंह के विद्रोह का दमन किया था, दक्षिण की सूबेदारी, गुजरात की सूबेदारी, बल्ख और कंधार की सूबेदारी। तो इस तरह से इसने अपने काफ़ी अनुभव प्राप्त कर लिया था युद्ध का दक्षिण के सूबेदार के रूप में। तो उससे क्या है कि ये भी उसके उत्तराधिकार की युद्ध की सफलता का प्रमुख कारण था। और ऐसा बर्नियर तो यहाँ तक कहता है कि दारा अधिकांश समय भांडों और नर्तियों के बीच बिताता था, जबकि औरंगजेब मेहनती था। औरंगजेब ने अपने आप को इस्लाम का संरक्षक भी घोषित करके अमीरों का, मुस्लिम जो अमीर थे उनका समर्थन प्राप्त कर लिया था, जबकि दारा इस कारण से दारा के विपरीत उसकी स्थिति वो काफ़ी मजबूत हो गई थी। औरंगजेब ने बड़ी चालाकी से मुराद और सुजा को भी अपनी तरफ मिला लिया था दारा सिकोह के विरुद्ध है। और सामूगढ़ के युद्ध के बाद के युद्ध के अंदर है वो एक तरह से, जैसा कि आप जानते हैं कि सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ उसके अंदर एक तरह से सांझा को आना चाहिए था, लेकिन सांझा है वो आता नहीं है, दारा सिकोह है वो ही सेना का नेतृत्व करते हैं। तो ऐसी स्थिति व्यक्तिगत रूप से है वो दारा जो सांझा नहीं आता है सामूगढ़ के युद्ध में, ये भी एक कारण था। तो ये कुछ 4-5 कारण थे जिसके कारण से है वो दारा औरंगजेब वो सफल रहता है और दारा है उसकी पराजय हो जाती है। दारा ने कुछ गलतियाँ भी की थी, जैसे औरंगजेब मुराद की जो सेना जो धर्मठ के युद्ध के पश्चात जो सामगुड़ पहुंचती है तो पूरी तरह से थक चुकी थी एक तरह से औरंगजेब की सेना, क्योंकि अभी थोड़ी समय पहले वो उन्होंने धर्मठ का युद्ध लड़ा था और जसवंत सिंह और कासिम जो आपका कासिम खां है उसको पराजित किया था। थक चुकी थी, पूरी तरह थक चुकी थी। यदि दारा उसी समय पर आक्रमण कर देता तो संभवतः औरंगजेब की सेना पराजित कर सकता था, लेकिन दारा ने समय का वो सदुपयोग है वो नहीं किया, जबकि औरंगजेब के अंदर ये विशेषता थी, अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की आवश्यकता थी। तो युद्ध के दौरान एक तरह से औरंगजेब द्वारा एक तरह से दारा का जो सैनिक जो है लाजमा है उसको उसने ख़त्म कर दिया। और युद्ध के दौरान जो तोपखाना है उसको दारा को लाभ नहीं मिला और बिना तैयारी के धर्मठ के युद्ध के अंदर है वो दारा निकलता है। और तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि और सुलेमान शिकोह की सामूगढ़ के अंदर उपस्थिति है, उसकी खुद की उपस्थिति नहीं थी। तो इस तरह से दारा इस कारण से क्या है कि हम कह सकते हैं कि दारा शिकोह की गलती और जो औरंगजेब है, जो औरंगजेब का एक तरह से एक योग्य सेनापति और कुशल शासक प्रबंधक होने के कारण से है वो उत्तराधिकार के युद्ध के अंदर है वो सफल रहा, क्योंकि उत्तराधिकार के युद्ध में उसकी जो एक्टिवनेस है, उसका जो सैन्य संगठन है, उसकी लीडरशिप है
और अवसर का सदुपयोग करने की जो क्षमता है उसका उसने जो परिचय दिया, और उसके कारण से वो अपने भाइयों के विरुद्ध वो सफलता प्राप्त कर सका। एक तरह से औरंगजेब को है वो विरासत के अंदर एक शांत है, दृढ़ और विस्तृत और समृद्धशाली साम्राज्य प्राप्त हुआ था, और उसने अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार भी किया, परंतु फिर भी वह औरंगजेब है वो एक तरह से असफल रहता है, और उसके समय में मुगल साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ हो जाता है। ये उसकी क्या कारण थे, औरंगजेब की क्या नीति थी, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जबकि मैंने आपको बताया कि जो शाहजहाँ के विद्रोह के दमन के पश्चात औरंगजेब और दारा शिकोह को मैंने आपको बताया कि युवावस्था के अंदर है जो युवराज के रूप में औरंगजेब ने अनुभव प्राप्त कर लिया था। एक तरह से पहले तो क्या था कि शाहजहाँ खुर्रम ने जो अपने पिता के विरुद्ध, जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह किया था, उसमें उसके पश्चात जो नूरजहाँ ने क्या किया कि एक तरह से सेफ्टी के रूप में औरंगजेब और दारा शिकोह को है वो बंधक के रूप में रख लिया था। लेकिन जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब को मुक्त कर दिया जाता है, और उसके बाद में 1800 अच्छी शिक्षा प्रबंध है उसका किया जाता है। एक पढ़ा लिखा था औरंगजेब, कुरान हाफिज़ था, उसने बड़े कंठस्थ है वो कर रखी थी, पारसी का और उर्दू का उसको अच्छा नॉलेज था। और 18 मई 1637 को दिलरास बानो बेगम है जिसको रबिया बीबी भी कहते हैं, उसके साथ उसका विवाह होता है। और जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने युवराज काल के अंदर है वो एक तरह से शाहजहाँ के काल के अंदर उसने बुंदेलखंड में जुझार सिंह के विद्रोह का दमन किया, और जो एक तरह से जो 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 शाहजहाँ के समय में दक्षिण का सूबेदार के रूप में, गुजरात के सूबेदार के रूप में बल्क जो मध्य एशिया उसके अभियान और कंधार का अभियान है, जो हालांकि उसके बाद में उस यहाँ से निकल गया। तो ऐसी आदि कई कार्य कर करके उसने एक अनुभव प्राप्त कर लिया था, और ये अनुभव है वो उसको उत्तराधिकार के युद्ध के अंदर वो एक तरह से सफलता दिलाने में है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो इस बार हम देखते हैं कि और शाहजहाँ की जो मृत्यु हो जाती है, शाहजहाँ की मृत्यु से पहले ही एक प्रकार से किस तरह से शाहजहाँ को बंदी बना करके है वो औरंगजेब है वो किस तरह से 1658 के अंदर ही वो अपना 31 जुलाई 1658 को ही राज्याभिषेक, उसकी जीते जी अपना राज्याभिषेक है वो करवा लेता है, और किस प्रकार 1707 तक लगभग 50 वर्षों तक है वो मुग़ल साम्राज्य की बागडोर है वो उसके हाथ में रहती है। तो इसके समय में मुग़ल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार होता है, और किस तरह से दक्षिण है उसके लिए जो एक तरह से पतन का कारण बनती है, मुग़ल साम्राज्य का पतन का कारण बनती है, और किस प्रकार से औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है, औरंगजेब की जो मध्य एशियाई नीति है, और औरंगजेब की जो सिखों के विरुद्ध है, औरंगजेब के विरुद्ध जाटों के, सिखों के, बुंदेलों के, राजपूतों के प्रति उसकी जो नीति है, उसके विषय में हम अगले जो व्याख्यान है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।